हाँ भाई, राधे राधे दोस्तों। अपनी जो रीट वैक्सीन वाली क्लासेस थी दोस्तों, वो अपन ने पूरी की पूरी कर ली और पिछले 4 से 5 दिनों तक की कक्षाएं आप नहीं देख पाए होंगे। तो उसके बाद जो है ना, आज फिर से अपन रेगुलर होने जा रहे हैं उन्हीं कक्षाओं को लेकर के। और मैं आपसे आशा करता हूं कि जिस तरीके से आपने रीट वैक्सीन को एक अच्छे तरीके से समझा, एक अच्छे तरीके से देखा, एक अच्छा रेस्पॉन्स दिया, ठीक उसी प्रकार से ये जो थ्योरी क्लास जो अब अपने बीच में चलेगी वो भी आपके लिए उतनी ही लाभदायक होगी। इतनी मैं आपसे क्या करता हूं दोस्तों, आशा करता हूं। रीट वैक्सीन बहुत अच्छी रही दोस्तों, बहुत से लोग मुझसे जुड़े, बहुत से लोगों से मैं जुड़ा, बहुत से बच्चों ने साथ दिया और एक बड़े जो एक सपने की तरह थी ये रीट वैक्सीन मेरे लिए, उसको मैंने क्या कर दी दोस्तों, पूरी कर दी, पूर्णतः कर दी। अब जो आज जो अपनी क्लास चलेगी वो चलेगी दोस्तों, थ्योरी की क्लासेस चलेगी। और जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में जो है कोरोना महामारी जो बड़ी भयंकर रूप से चल रही है और इस वक्त बाहर आना जाना, उसी 9 बजे टाइम पे जाने, लाइव क्लासेस लेना थोड़ी दिक्कत सी हो रही है। तो कुछ दिन तक आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, वो रिकॉर्डेड क्लासेस आपके लाइव की तरह ही चलेगी। जैसे पहले की क्लास चलती थी ठीक उसी तरह ये क्लासेस भी आपके वहाँ वैसे ही चलेगी। आप लाइव चैट कर सकते हो आराम से अपने फ्रेंडों के साथ में, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। लेकिन उसमें आपको ध्यान भी रखना है कि किस तरह की बातें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इस सारी बातों का भी ध्यान में रखना है दोस्तों। अब अपन चलेंगे डेली में आपको 30 मिनट की लगभग आधे घंटे की क्लास जो है 9 से 9:30 बजे की आपकी थ्योरी की क्लास लूंगा, क्योंकि उसके आप नोट्स भी बनाओगे तो आपको आधा घंटा उसमें लग जाएगा, तो आपके लिए वो 1 घंटे की क्लास हो जाएगी। कुछ दिन तक अपन थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी पढ़ने के बाद में एक बार ये शिक्षण वीडियो वाला जो मैटर है, शिक्षण वीडियो का जो कंटेंट है दोस्तों, उसको क्या करते हैं अपन एक बार पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में जो चलेंगे अपन, आपके जैसे डिमांड है कि सर मनोविज्ञान लेकर के आइए, हम मनोविज्ञान को पढ़ना चाहते हैं, ये सब अपन उसके बाद की क्लासों में देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जो अपन काम करेंगे वो इस शिक्षण वीडियो को निपटाने का काम करेंगे दोस्तों। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो चाहे रीट लेवल फर्स्ट वाला हो, रीट लेवल फर्स्ट वाला हो, रीट लेवल सेकेंड वाला हो, एसएसटी वाला हो, चाहे साइंस मैथ्स वाला हो, चाहे किसी भी टेट का एग्जाम दे रहा हो, या सेकंड ग्रेड का भी एग्जाम दे रहा हो, या फर्स्ट ग्रेड का भी एग्जाम दे रहा हो, ये सबके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि ये सबके काम आती है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है और इस टॉपिक से निकल करके 2 से 4 प्रश्न हर बार एग्जाम में आए हैं और पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैं बिना किसी समय गंवाए, क्योंकि अपना रीट वैक्सीन जब चलाई थी तब भी अपने किसी प्रकार का कोई टाइम वेस्ट नहीं किया था बोलने में, और आज भी मैं आपको जब थ्योरी क्लासेस भी कराऊंगा ना दोस्तों, किसी प्रकार का कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा पॉइंट टू पॉइंटेड चलता हूं दोस्तों। तो आइए, आज जो अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक रहेगा वह टॉपिक अपना रहेगा दोस्तों रीट वैक्सीन के बाद में जो अपना टॉपिक रहेगा वह टॉपिक रहेगा अपना पाठ योजना। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वह टॉपिक क्या रहेगा आपका, पाठ योजना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। हालांकि यह आपके सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, लेकिन इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। वो भी मैंने आपको उस रीट वैक्सीन में भी करवाए थे और यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरीके से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये पाठ योजना होती क्या है। देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी छोटी छोटी बातों को समझने की कोशिश करो, कंसेप्ट तभी क्लियर हो पाएगा पढ़ने में। जैसे पाठ योजना का बात करें तो पाठ का मतलब तो आप जानते ही हो, योजना का मतलब क्या हो गया, तैयारी करना। योजना का मतलब क्या हो गया, तैयारी करना। हम किसी भी काम को करने से पहले उसकी कुछ न कुछ पूर्व योजना बनाते हैं, कुछ न कुछ पूर्व तैयारी करते हैं कि मुझे इस काम को किस ढंग से करना है या किस तरीके से पूर्ण करना है। तो पाठ को पढ़ाने से पहले, आप जब पाठ पढ़ाने के लिए कक्षा में जा रहे हो तो पढ़ाने से पहले भी आपको किसी प्रकार की कोई ना कोई तैयारी करनी पड़ती है दोस्तों। उसी तैयारी को हम क्या कहेंगे, जो योजना कहेंगे दोस्तों। यानी कि पाठ पढ़ाने से पहले की गई तैयारी कि मुझे ये पाठ कल कक्षा में जाकर के किस तरीके से इसका शिक्षण करवाना है, वह क्या कहलाएगी, आपकी पाठ योजना कहलाएगी। तो ये कहलाती है आपकी पाठ योजना। अब पाठ योजना के संदर्भ में बात करें कि इसका पहले विचार किसने दिया था, कौन कौन से शिक्षा शास्त्री आए हैं, किसने इसके अंदर क्या क्या दिए थी, इसके उद्देश्य महत्व वगैरह क्या है, ये सारी की सारी डिटेल अपन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि ये पाठ योजना का जो विचार सबसे पहले दिया गया था दोस्तों, ये पाठ योजना का सर्वप्रथम विचार जो दिया गया था वह दिया गया था आपके गेस्टाल्टवादियों के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, गेस्टाल्टवादियों के द्वारा सर्वप्रथम पाठ योजना का विचार दिया गया कि सबसे पहले पाठ योजना की शिक्षण के अंतर्गत पाठ की योजना होनी चाहिए। बिना तैयारी के आप कक्षा में नहीं जाओगे, शिक्षण कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। शिक्षण से पूर्व आपको पहले कुछ न कुछ तैयारी करनी चाहिए। जो विचार यदि सबसे पहले किसी के द्वारा दिया गया है तो किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों, गेस्टाल्टवादियों के द्वारा। इन गेस्टाल्टवादियों को आपने मनोविज्ञान में पढ़ भी रहा होगा सॉरी, कुर्ट कोप्ता,
कुर्ट, लेविन, कोहलर, ये सब कौन थे भाई आपके? ये गेस्टाल्टवादी थे दोस्तों। इन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष पर सर्वाधिक बल दिया। ये मानते थे कि किसी चीज को सीखने के लिए ज्ञान महत्वपूर्ण है, जिसके पास में ज्ञान है मतलब वो सीखा हुआ है। तो गेस्टाल्टवादियों ने सबसे पहले पाठ योजना का विचार दिया। तो पहला प्रश्न ही आपका यहीं से खड़ा हो जाता है कि सर्वप्रथम पाठ योजना का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो याद रखना भाई, विचार जो सबसे पहले दिया गया था गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दिया गया था। लेकिन गेस्टाल्टवादी मिलकर के इस पाठ योजना को उस स्तर तक नहीं पहुंचा सके जिस स्तर तक ये पहुंचनी चाहिए थी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, गेस्टाल्टवादी वहीं समाप्त हो गए, वो पाठ योजना का एक लेवल नहीं दे सके। तो फिर गेस्टाल्टवादी जब वहां पे समाप्त हो गए दोस्तों, तो गेस्टाल्टवादी के बाद में एक जो शिक्षा शास्त्री आया था दोस्तों, उस शिक्षा शास्त्री का नाम था हर्बर्ट। क्या नाम था दोस्तों? हर्बर्ट। एक शिक्षा शास्त्री आया जिसका नाम था दोस्तों हर्बर्ट। गेस्टाल्टवादी जब पाठ योजना का विचार पूरा नहीं कर पाए तो फिर हर्बर्ट आया था। तो हर्बर्ट ने आकर के पाठ योजना में बहुत कुछ बदलाव कर दिया दोस्तों। इसने बदलाव करने से पहले सबसे पहले एक परिभाषा दी, वह परिभाषा दी शिक्षा की। इसने पाठ योजना बनाने से पहले शिक्षा के ऊपर फोकस किया। इन्होंने क्या कि पहले यह बताया कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा बताने के लिए इन्होंने क्या बताया कि ये जी मान लीजिए कि एक कोई बालक है, ये कोई बालक है और ये गुरुजी है, ये बालक है और ये गुरुजी है। इन गुरुजी के पास में, इन अध्यापक गुरुदेव के पास में पहले से कोई ना कोई विचार पड़े रहते हैं। विचार का मतलब हो गया कि जो आपको ज्ञान है वह आपका विचार कहलाएगा। मतलब इनके पास में कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई ज्ञान इनके पास में पड़ा हुआ है। ये क्या करेंगे, इस बच्चे को केवल और केवल इसके पास में जो विचार हैं, ये इस बालक के पास में अपने विचारों को प्रदान करेंगे। गुरुदेव के पास में जो विचार है उन विचारों को कहां प्रदान करेंगे दोस्तों? ये बालक को प्रदान करेंगे। यानी कि आप पढ़ाने के लिए जा रहे हो, मतलब आपके दिमाग में कोई ना कोई विचार है, आप बालक को क्या दोगे? विचार ही तो दोगे। विचार का मतलब क्या हो गया? जो आपके पास में अनुभव है, जो आपके पास में ज्ञान है, वो आप बालकों के पास में पहुंचा रहे हो। इसको हम मनोविज्ञान में विचार कहते हैं। तो ये शिक्षा शास्त्री जो था हर्बर्ट, वो ये कहता था कि एक शिक्षक एक बच्चे के पास में केवल अपने विचार पहुंचाता है, वही बालक यदि इस विचार का व्यवहारीकरण कर ले, क्या कर ले दोस्तों? व्यवहारीकरण कर ले। व्यवहारीकरण का मतलब समझ रहे हो आप? आपने आपके पास में जो विचार थे वो विचार आपने बालक के पास में पहुंचाए। बालक के पास में जो विचार पहुंचे, विचार पहुंचने के बाद, सीखने के बाद यदि बालक उस विचार को अपने दैनिक व्यवहार में लेकर के आ जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? शिक्षा कहेंगे। यानी कि शिक्षा की परिभाषा जो हर्बर्ट के द्वारा दी गई थी वो ये दी गई थी कि बालकों के पास में विचार पहुंचा करके उन विचारों का व्यवहारीकरण कर देना ही शिक्षा कहलाती है। यानी कि आप ये मान के चलो कि केवल याद करना शिक्षा नहीं है। केवल आपकी स्मृति में कोई चीज आपने सीख रखी है उसे आप शिक्षा नहीं कह सकते हो। कैसे? मानिए, जैसे मैं आपको सपोज करता हूं कि आप एक टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं कक्षा के अंदर, चौथी कक्षा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पढ़ाते पढ़ाते मान लीजिए विज्ञान का कोई पाठ आया। विज्ञान के चैप्टर में आपने बालकों को बताया कि हमें जीवन में हमेशा बैठ करके पानी पीना चाहिए, बैठ के पानी पीने से ये फायदे हैं। आपने बच्चे को ये सिखाया, बच्चे ने वो चीज पूरी की पूरी याद भी कर ली। बच्चे ने, आपने जब परीक्षा में वही प्रश्न पूछा कि बैठ करके पानी क्यों पीना चाहिए, बच्चे ने उसका उत्तर भी दे दिया। लेकिन जब तक वो बालक खुद बैठ करके पानी नहीं पिएगा ना, तब तक हम उसे शिक्षा नहीं कहेंगे। आपको याद होना, मैं आपको शिक्षण विद्या पढ़ा रहा हूं, आपने बहुत अच्छी पढ़ ली, पढ़ने के बाद में रीट के एग्जाम में 50 के 50 प्रश्न भी सही कर लिए। लेकिन आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद में, आपकी नौकरी लगने के बाद में यदि आप विद्यालय में जाकर के उन शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं करते हो तो ये आपकी शिक्षा नहीं कहलाएगी दोस्तों। तो केवल याद करना शिक्षा नहीं है, बल्कि विचारों का व्यवहारीकरण शिक्षा है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो यह परिभाषा दी गई थी दोस्तों हर्बर्ट के द्वारा। मुझे लगता है आराम से आपको याद हो गई होगी। बालकों को विचार देकर के विचारों का व्यवहारीकरण कर देना ही क्या कहलाती है? आपकी शिक्षा कहलाती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? तो यह परिभाषा दी गई है हर्बर्ट के द्वारा। आप टेंशन मत लेना, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के मौके दूंगा। मेरे पास में पीडीएफ बनी हुई है, देखना मैं सब पीडीएफ बना करके लाया हूं, ये पूरी की पूरी आपको स्क्रीनशॉट लेने के मौके दूंगा ना। पहले मैं पढ़ा रहा हूं, जो पढ़ लीजिए, कोई टेंशन जैसी बात नहीं है ना। थ्योरी क्लास पीडीएफ में पढ़ाने में इतना मजा नहीं आता है, फीलिंग ही नहीं आती है। और आप भी सोचोगे गुरुजी सब देख देख के पढ़ा रहे हैं ना। तो ये हर्बर्ट ने दी थी भाई परिभाषा। किसने दी थी दोस्तों? हर्बर्ट ने दी थी। भाई विचार देकर के विचारों का व्यवहारीकरण कर देना। अब ये परिभाषा तो दी थी,
लेकिन परिभाषा देने के बाद में हर्बर्ट ने एक क्रम भी बताया था। हर्बर्ट ने क्या क्रम बताया था कि बालकों में विचार तब आते हैं, विचार आने का एक क्रम होता है, विचार लाने का एक तरीका होता है। एक अध्यापक के अंदर विचार कैसे आते हैं और एक बालक के अंदर विचार कैसे दिए जा सकते हैं, उसका एक निश्चित क्रम होता है विचार लाने का। इसलिए बालक को यदि आपको शिक्षा देनी है ना, तो बालक को पहले विचार लाना सिखाओ। जब बालक स्वयं विचार लाना सीख जाएगा, विचार करना सीख जाएगा, तो उसकी शिक्षा वैसे भी बढ़िया हो जाएगी। तो विचार आना जरूरी, विचार आएगा तो आप व्यवहार में लेकर के आओगे, विचार आ ही नहीं रहा है तो व्यवहार में कैसे लाओगे। तो उन्होंने एक क्रम बताया था कि एक बालक के अंदर या एक शिक्षक के अंदर विचार या एक व्यक्ति के अंदर विचार कैसे आते हैं। तो देखिए हर्बर्ट ने क्या क्रम बताया। हर्बर्ट ने पहला विचार आने का जो क्रम बताया दोस्तों, विचार आने का जो क्रम बताया, वो विचार आने का क्या क्रम बताया, जो देखिए विचार आने का जो सबसे पहले क्रम बताया वह बताया निरीक्षण। क्या बताया दोस्तों? निरीक्षण। मात्राओं की मिस्टेक मत निकालना है ना मेरी। निरीक्षण। निरीक्षण के बाद में क्या बताया दोस्तों? आज्ञा। आज्ञा के बाद में तीसरे नंबर पर बताया इन्होंने मांग। मांग के बाद चौथे नंबर पर बताया इन्होंने क्रिया, और क्रिया के बाद में बताया इन्होंने विचार। ये विचार आने का क्रम है। ये 5 प्रकार का इन्होंने एक क्रम बताया कि सबसे पहले बालक विचार लाने के लिए सबसे पहले बालक को निरीक्षण शक्ति मजबूत करो, क्योंकि विचार लाने में सर्वाधिक यदि कोई महत्वपूर्ण है तो वो है निरीक्षण। पहले आप निरीक्षण करोगे, निरीक्षण के बाद में आप जब किसी चीज का निरीक्षण करोगे तो आपका दिमाग क्या करेगा? आपको आज्ञा देगा। दिमाग आज्ञा देगा तो आपके अंदर क्या उठेगी? मांग उठेगी। मांग उठेगी तो आप क्या करोगे भाई? क्रिया करोगे। क्रिया करोगे तो आपके मन में विचार आएगा, और वही विचार आपको व्यवहारीकरण करेगा, और उसी से आपको पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत। देखिए उदाहरण से समझिए, मनोविज्ञान और टीचिंग मेथड्स एक ऐसे सब्जेक्ट है जिनको अधिक से अधिक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। मैं आपको कुछ लौकिक एग्जाम्पल भी बताता हूं और कुछ रियल एग्जाम्पल भी बताता हूं। देखिए मान लीजिए निरीक्षण शक्ति के अंदर अपन बात करते हैं, सबसे पहले नॉर्मल बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं, चलते चलते आप निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि चल रहे हैं, आंखें खुली तो जाहिर सी बात है निरीक्षण कर ही रहे होंगे। निरीक्षण करते करते आपने देखा कि आपकी आंखों के सामने से बहुत सारी गाड़ियां जा रही है, बहुत सारी गाड़ियां जा रही है, आपने किसी को भी नोट नहीं किया। लेकिन अचानक से मान लीजिए कोई आपकी गाड़ी, जैसे मैं बताऊं अभी टाटा की गाड़ी चल रही है अल्ट्रोज, तो मान लीजिए आपकी आंखों के सामने से अचानक से वो अल्ट्रोज निकली। तो जैसे ही वो अल्ट्रोज निकली और आपने तुरंत कहा एकदम कमेंट से, क्या नहीं ये जो गाड़ी है बहुत अच्छी है। क्या कहा आपने? ये जो गाड़ी है वह बहुत अच्छी है। अब ये आपने क्या किया? निरीक्षण किया कि गाड़ी जैसे आपके आंखों के सामने से निकली अल्ट्रोज, और तुरंत आपके दिमाग ने कहा कि ये गाड़ी अच्छी है। ये आपको क्या दे दी? आज्ञा। आंख खुली थी, निरीक्षण कर रहे थे और दिमाग ने क्या दे दी? गाड़ी अच्छी है। ये दिमाग ने क्या दे दी दोस्तों? आज्ञा। अब दिमाग ने आज्ञा दे दी तो आपके अंदर क्या उठेगी? मांग। अच्छी है तो मुझे चाहिए। अब मांग चाहिए तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो क्रिया करनी पड़ेगी। गाड़ी ऐसी थोड़ी आएगी फिर आप रीट का एग्जाम दोगे, एग्जाम में बैठोगे, सैलरी नौकरी लगेगी, ज्वाइनिंग होगी, पैसे आएंगे, सैलरी आएंगे, पैसा इकट्ठे करेंगे, फिर आप क्या लेने जाओ? गाड़ी लेने जाओगे। ये क्या कर रहे हो आप? क्रिया कर रहे हो। अब मान लीजिए आपने 5 से 7 लाख रुपए इकट्ठे किए और अब आप गाड़ी लेने के लिए जा रहे हो। अब आपके दिमाग में वहां पे विचार आएगा सही और गलत का, कि क्या सही है और क्या गलत है। कैसे आएगा? कि मान लीजिए आप सोचते हो कि मैं 8 लाख की ये गाड़ी लूंगा, मेरे सारे के सारे पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएंगे, मेरे पास में कुछ बचेगा भी नहीं। या फिर ऐसे आपके दिमाग में विचार आएगा कि नहीं, इन 8 लाख का काम करता हूं मैं, इंटरेस्ट पे दे देता हूं, 2% इंटरेस्ट पे आएंगे, 16,000 रुपए मेरे आएंगे, या लाख रुपए जब जमा करवा के मैं गाड़ी ले लेता हूं, किस्तें वहां से भरते रहूंगा, मेरे पास में गाड़ी भी हो जाएगी, मेरे पैसे भी सेव हो जाएंगे। ये आपके पास में विचार तब आएगा जब आप क्रिया करोगे। क्रिया तब करोगे जब मांग उठेगी। मांग तब उठेगी जब आप आज्ञा तब होगी, तब क्या होगा? आपका निरीक्षण। जैसे आपकी नौकरी वोकरी लग जाएगी ना दोस्तों, तो नौकरी वोकरी लगने के बाद में क्या होगा कि आप सामाजिक कार्यक्रम में जाना प्रारंभ कर दोगे। अभी जब तक अपने पास में जॉब नहीं होती ना, तब तक हम सामाजिक कार्यक्रम में इतने नहीं जाते हैं, थोड़ी शर्म सी लगती है, थोड़ा अटपटा सा लगता है, जाए नहीं जाए, है ना, थोड़ा सा ऐसा रहता है। लेकिन जब नौकरी लग जाएगी ना, फिर आप क्या करोगे? वहां पर जाने लग जाओगे। तो सामाजिक कार्यक्रम के अंदर जाओगे, नौकरी लग जाएगी आराम से, क्योंकि अभी आप जाते हो तो सब लोग पूछते हैं क्या करते हो, अपने पास में जवाब नहीं होता, थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन जब नौकरी लग जाएगी तो सीना तान के खड़े हो जाएंगे, हाँ अब तो कोई आकर के पूछे हमें कि हम क्या करते हैं तो बताएं, है ना। तो जब जाओगे तो फिर क्या करोगे? मान लीजिए कि सामाजिक कार्यक्रम में गए, आपके हाथ में प्लेट नाश्ते खाना खाते खाते आप क्या करो? निरीक्षण करो। जैसे मैं लड़कों की बात करते हैं, खाना खा रहे हो तो निरीक्षण करोगे, किसका करोगे? अब नौकरी लग गई है ना, पैसे वैसे सब कुछ हो गए, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो अब शादी की जरूरत है, वो किसको देखेंगे? लड़कियों का निरीक्षण करेंगे सामाजिक कार्यक्रम में, है ना। एग्जाम्पल की तरह समझना इसको, लड़कियों का निरीक्षण करेंगे। जैसे मान लीजिए को देखते जा रहे, ये देख रहा था, जैसे लड़कियां देखता देखता निरीक्षण करा, अचानक से उसके सामने से कोई ऐसी लड़की निकली जो दिमाग को अच्छी लगी, तो तुरंत दिमाग ने कह दिया नहीं वो अच्छी है। उसकी नजरें घूम रही थी, किसी एक पे जाकर के उसकी नजरें अटक गई, दिमाग ने तुरंत क्या कह दिया? भाई नजरें अच्छी है। अब उसके दिमाग ने क्या दे दी? उसको आज्ञा। दिमाग ने कह दिया अच्छी है, तब आपके मन में क्या उठेगी? मांग उठेगी। अच्छी है तो चाहिए तो ऐसे थोड़ी आएगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ तो क्रिया करनी पड़ेगी भाई, किस नहीं ना। फिर आप क्रिया में लगोगे। क्रिया में क्या लगोगे? जुगाड़ में रहोगे, कैसे भी करके मेरे नंबर इसके पास में चले जाए या इसके नंबर मेरे पास में आ जाए, इस जुगाड़ में आप लगे रहोगे, है ना। फिर आपके पास में नंबर मिलेंगे, फिर आप साथ में क्या करोगे? थोड़ी क्रियाएं, मतलब धीरे धीरे बातचीत होगी,
पहले दिन 2 मैसेज होंगे, दूसरे दिन 10 मैसेज होंगे, तीसरे दिन 5 मिनट होगी, फिर 7 मिनट, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, है ना। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 15 से 16 घंटे तक भी मेंटेन करते हैं। तो धीरे धीरे ऐसी बातें आपकी बढ़ती रहेगी। तो बढ़ते होते ना, जैसे बातें चली जाएगी तो आपके अंदर चेंजेस आने शुरू करेंगे। जैसे वो लड़की आपको कहेगी कि नहीं, आप जब मुझसे मिले थे ना तब फॉर्मल ड्रेस में मिले थे, आपके ऊपर फॉर्मल ड्रेस सूट नहीं करती, आप जींस टी शर्ट पहना करो। फिर आप जींस टी शर्ट पहनने लगेंगे। आप जब मिले थे तब क्लीन सेव में थे, या आप जब मिले थे तब आपकी सेव बड़ी थी, आपको सेव बड़ी अच्छी नहीं लगती है ना, आप क्लीन सेव में रहा करो। आप जब मिले थे तब आपके हेयर ऐसे बने हुए थे, वो अच्छे नहीं लगते, आप हेयर को ऐसे रखा करो खड़े। वो क्या कर रही है, आपके अंदर चेंजेस कर रही है। तो फिर चेंजेस करते करते एक बार आपकी बात पहुंचेगी, लास्ट में जाकर के कहती कि क्रिया खत्म हो गई, अब अपन क्या कर देते दोस्तों, शादी। जैसे वो लड़की आगे से बोलती कि आप शादी कर लो, तुरंत आपके दिमाग में क्या आएगा, विचार। यदि आपकी क्रिया सकारात्मक रही होगी तो आप शादी के लिए क्या कर दोगे, हाँ कर दोगे, क्योंकि चलो ठीक है। लेकिन यदि आपकी क्रिया नकारात्मक रही होगी, जैसे आप सोचोगे यार उसने तो मेरे शादी से पहले ही मुझे इतना बदल दिया, पहले मैं फॉर्मल रहता था, जींस टी शर्ट, फिर बड़ी सेविंग रखता था, क्लीन सेव में बाल ऐसे बनाता था, अब ऐसे, ये शादी से पहले ही इतना चेंजेस करी तो बाद में और कितना चेंजेस कर देगी। तो ये क्या होगा, आपके अंदर नकारात्मक परिवर्तन आया। आप कहोगे कि नहीं, ये अपने लिए ठीक नहीं है, अपन कोई दूसरी देखेंगे। तो ये आपके अंदर विचार तब आते हैं जब आप क्या करते हो दोस्तों, क्रिया करते। विद्यालय के अंदर भी यही होता है, बालक को अधिक से अधिक निरीक्षण शक्ति मजबूत करें, बालक को क्लास के अंदर अधिक से अधिक ऑब्जर्वेशन करने का मौका दें, तभी उसके अंदर क्या उठेगी, मांग उठेगी, आज्ञा उठेगी। जब तक वो निरीक्षण नहीं करेगा तब तक उसके अंदर आज्ञा, दिमाग उसको आज्ञा नहीं देगा। जैसे आप विद्यालय के अंदर बहुत सारे आपने देखा होगा कि प्रार्थना के अंदर बहुत सारे बच्चे तबले बजाते हैं या ढोलक वगैरह बजाते हैं, हमने भी बहुत बजाई है। तो वहां बजाते हैं, दूसरे बच्चे क्या करते हैं, उनको देखते हैं, देखने के बाद में दिमाग उसको आज्ञा देता है कि ये बहुत अच्छी बज रही है या अच्छी बज रही है, तो तुझे भी बजाना सीखना चाहिए। फिर बालक क्या करता है, सीखने की क्रिया करता है, करने के बाद उसके मन में विचार आता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा, मुझे इसके भविष्य बनाना चाहिए या इस फील्ड में नहीं बनाना चाहिए। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा एक क्या होता है दोस्तों, क्रम होता है। तो ये क्रम किसके द्वारा दिया गया, हर्बर्ट के द्वारा दिया गया। हर्बर्ट ने पहले एक परिभाषा दी कि बालकों को विचार देकर के विचारों का व्यवहारीकरण कर देना ही क्या कहलाएगी, शिक्षा कहलाएगी। और विचार लाने का एक क्रम होता है, सबसे पहले निरीक्षण, फिर उसके बाद में निरीक्षण करने के बाद दिमाग उसको आज्ञा देता है, आज्ञा के बाद उसकी मांग उठती है, मांग के बाद बालक क्रिया करता है और क्रिया के बाद में उसके मन में क्या आ जाते हैं दोस्तों, विचार आ जाते हैं। यह बात किसके द्वारा की गई दोस्तों, तो यह बात कही गई है माननीय हर्बर्ट महोदय के अनुसार। यहां तक मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहां पे, देखिए अब जो अपन बात करते हैं इसकी अपन बात करें दोस्तों, पाठ योजना, जिसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, पाठ योजना को हम उप इकाइयां भी कह सकते हैं। पाठ योजना कह दो चाहे उप इकाइयां कह दो, दोनों एक ही बात है ना। इसका विचार सबसे पहले गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दिया गया, मैंने आपको समझा दिया। हर्बर्ट ने शिक्षा का अर्थ बताया था कि शिक्षा का अर्थ बालकों को विचार देकर के उनका व्यवहारीकरण कर देना क्या कहलाएगी, शिक्षा कहलाएगी। बालकों में विचार लाने के लिए निम्नलिखित चरण है, निरीक्षण, आज्ञा, मांग, क्रिया और विचार। यहां तक अपन ने क्या कर दिया था दोस्तों, इस चीज को अपन ने पढ़ लिया था। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करें तो इसी के आधार पर हर्बर्ट ने 4 पद दिए। इन 5 पदों के विचार के आधार पर ही हर्बर्ट ने अपने 4 सोपान दिए। वो 4 सोपान क्या क्या थे वह देखिए। पहला सोपान था आपका स्पष्ट था। क्या सोपान था दोस्तों, स्पष्ट था। दूसरे नंबर पर थी दोस्तों व्यवस्था। तीसरे नंबर पर था आपका संबंध और चौथे नंबर पर था दोस्तों विधि। क्या था दोस्तों, विधि। पहले नंबर पे था आपका, पहले नंबर पे क्या था दोस्तों, पहले नंबर पर था स्पष्टता, दूसरे नंबर पर व्यवस्था, तीसरे नंबर पर संबंध और चौथे नंबर पर क्या था दोस्तों, विधि। ये दीदी उन्होंने कहा कि बालकों में जो विचार आए वो स्पष्ट होने चाहिए, विचार व्यवस्थित होने चाहिए, एक विचार से दूसरे विचार के बीच में कुछ संबंध भी होना चाहिए और उन विचारों को प्रदर्शन करने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। मतलब आप पढ़ाने के लिए जा रहे हो तो बालक को जो आप विचार दोगे वो विचार कैसे होने चाहिए, आपके स्पष्ट होने चाहिए, विचार व्यवस्थित होने चाहिए। जो विचार बालकों को दे रहे हो उन विचारों के बीच में आपस में सह संबंध होना चाहिए और उस विचारों को प्रदान करने की कोई ना कोई विधि या कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। ये चारों की चारों बातें किसने कही थी दोस्तों, हर्बर्ट ने दी थी। किसके आधार पर दी थी, विचार लाने के जो 5 क्रम बताए थे उसके आधार पर इन्होंने ये 4 पद दिए। यहीं से आपकी निकलती है हर्बर्ट की पंचपदी है दोस्तों। क्या निकलती है दोस्तों, हर्बर्ट की जो पंचपदी है वो यहीं से निकलती है दोस्तों। कैसे निकलती है, इस स्पष्टता को। फिर ये 4 पद जब हर्बर्ट ने दे दिए ना, फिर हर्बर्ट और हर्बर्ट के शिष्य मिलकर के इन चारों पदों के ऊपर मंथन कर रहे थे कि पाठ योजना के लिए ये चारों पद सही है या नहीं है। तो हर्बर्ट के 2 शिष्य थे, उन 2 शिष्य का नाम था दोस्तों, एक का नाम था जिलर, एक का नाम था जिलर और एक का नाम था दोस्तों सलर। इन जिलर और सलर ने मिलकर के क्या किया, उन्होंने कहा कि गुरुजी आप जो बता रहे हो कि ये स्पष्टता पद होना चाहिए, ये स्पष्टता बिल्कुल सही है, लेकिन विचारों में स्पष्टता तब आती है जब पूर्व ज्ञान के साथ में नवीन ज्ञान को जोड़ा जाए। तो इसी के संदर्भ में इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको 2 भागों में बांट दिया। पहला भाग कौन सा बांटा इन्होंने, प्रस्तावना। कौन सा बांटा दोस्तों,
प्रस्तावना, और दूसरे नंबर पर इन्होंने क्या बना दिया यहां पे, प्रस्तुतिकरण। क्या बना दिया दोस्तों, प्रस्तुतिकरण। के विचार स्पष्ट तब होंगे जब पहले बालक को प्रस्तावना करो यानी पूर्व ज्ञान की, उसके बाद में क्या करो, उसका प्रस्तुतिकरण करो, मतलब नवीन ज्ञान दो, पूर्व ज्ञान के साथ में नवीन ज्ञान को जोड़ो। यह बात किसके द्वारा बताई गई, तो जिलर और सलर के द्वारा। यहां पे आपको याद ये रखना है, यदि आपसे प्रश्न ऐसे पूछे कि पाठ योजना में प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण किसके द्वारा दिया गया, तब तो आपका सही उत्तर होगा हर्बर्ट। क्या सही होगा दोस्तों, हर्बर्ट ही आपका सही उत्तर होगा। लेकिन यदि आपसे ऐसे पूछ ले कि पाठ योजना में स्पष्ट प्रस्तावना एवं प्रस्तुतिकरण हर्बर्ट के किन शिष्यों के द्वारा दिया गया, तब आपका उत्तर सही हो जाएगा जिलर और सलर। जब तक शिष्यों का नाम नहीं पूछे तब तक आपको सही किसको मानना है, हर्बर्ट को ही मानना है। यहां तक आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। फिर इन्होंने व्यवस्था को व्यवस्था ही रखा, कोई चेंजेस नहीं किया। संबंध के स्थान पर इन्होंने तुलना कर दी। भाई क्या कर दी दोस्तों, तुलना, कि संबंध आपका तब स्पष्ट हो सकता है, संबंध आपका तब हो सकता है जब आप उसके अंदर क्या कर दो दोस्तों, तुलना करना सीख जाओ। तुलना से ही संबंध का पता लगाया जा सकता है। और विधि के स्थान पर क्या कर दिया इन्होंने, सामान्यीकरण कर दिया दोस्तों। क्या कर दिया दोस्तों, सामान्यीकरण कर दिया। पहले 5 पद विचार आने के दिए थे, उन विचारों के पद के आधार पर ये इसने 4 पद दिए। इन 4 पद के स्थान पर हर्बर्ट के शिष्यों के साथ में मंथन करने के बाद में 4 पद से कितने पद बन गए, 5, क्योंकि स्पष्टता में से 2 अलग निकल गए, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। देखिए कभी प्रश्नों का अगर आपको लेवल भी बढ़ाएगा ना, ऐसे पूछ सकता है प्रस्तावना हर्बर्ट के किन पद के अंतर्गत दिया गया, स्पष्टता, व्यवस्था, संबंध या विधि। आपको ऐसा पता रखना है। प्रस्तावना में प्रस्तुतिकरण किस पद के स्थान पर लिया गया, स्पष्टता। प्रस्तावना में प्रस्तुतिकरण किस पद में से निकला है, स्पष्टता में से। तुलना कहां से निकली, संबंध में से। सामान्यीकरण किसके स्थान पर लिया गया, विधि के स्थान पर। यह आपको क्या होना चाहिए, यहां पे याद होना चाहिए दोस्तों। तो ये अब 5 पद हो गए, पहले 4 थे अब 5 थे। 1 2 3 4 5, ये 5 की 5 क्या कहलाई, हर्बर्ट की पंचपदीय कहलाई। भाई क्या कहलाई, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली कहलाई, क्योंकि इसके अंदर क्या थे, 5 पद थे। ये इसकी प्रारंभिक वाली पंचपदीय योजना थी दोस्तों। कौन सी थी, प्रारंभिक वाली, जो शुरुआत में जो उसने पंचपदी ली थी, ये प्रारंभिक वाली थी। तो देखिए पहले 4 पद से बाहर कितने पद निकल गए दोस्तों, 5 पद निकल गए। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्था, तुलना और सामान्यीकरण। 4 से पद कितने बन गए दोस्तों, 5 पद बन गए। ये उसकी क्या ली थी दोस्तों, पंचपदी। पंचपदी भी कौन सी, प्रारंभिक वाली, अभी जो आप किताबों में पढ़ते हो वो वाली नहीं, सबसे पहले इसने पंचपदी ये बनाई थी। अब ये सारे की सारी बात हो गई, पंचपदी योजना बन गई थी, 5 पद थी और हर्बर्ट की पंचपदी कहलाई। अब इन शिष्यों के बीच में और मंथन हुआ। मंथन ये हुआ कि ये जो व्यवस्था नाम का पद है ना, इसके सारे की सारी क्रिया तो हम प्रस्तुतिकरण में कर देते हैं। मतलब व्यवस्था पाठ को जमाते कहां है, प्रस्तुतिकरण में ही जमाते हैं। तो व्यवस्था का सारा काम तो प्रस्तुतिकरण में हो जाता है। फिर ये व्यवस्था नाम का पद क्यों, इसकी क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे व्यवस्था नाम का पद रख रखा है। तो इन हर्बर्ट के शिष्यों ने क्या किया, इस व्यवस्था नाम के पद को हटा दिया। अब हटा दिया तो पद कौन कौन से रह गए, पद ये रह गए दोस्तों। एक तो रह गया आपका प्रस्तावना, और उसके बाद में कौन सा रह गया दोस्तों, प्रस्तुतिकरण, और उसके बाद में कौन सा रह गया, व्यवस्था। प्रस्तुतिकरण इसके अंदर मिल गया, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, तीसरे नंबर पर अरे तुलना आ जाएगा, और चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा दोस्तों, सामान्यीकरण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सामान्यीकरण। अब देखिए पहले 4 थे, फिर 5 हुए, अब वापिस 4 हो गए, क्योंकि व्यवस्था नाम के पद हट गए। अब यहां पे दिक्कत ये है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, लेकिन दिक्कत ये हो रही थी कि इनके शिष्यों ने इसका नाम दे दिया था हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली। अब नाम तो पंचपदीय प्रणाली, और सोपान कितने बज गए, 4 बज गए, तो दिक्कत हो गई। तो इन्होंने लास्ट में एक पद और जोड़ दिया था, उस पद का नाम था दोस्तों प्रयोग। क्या पद था दोस्तों, प्रयोग। प्रयोग नाम का जोड़ दिया कि बालक का सामान्यीकरण हुआ है या नहीं है, इसका आप क्या कर लो दोस्तों, एक बार प्रयोग कर लो। ये हर्बर्ट की कहलाई अंतिम या वर्तमान में जो प्रचलित है वो पंचपदीय प्रणाली कहलाई, अंतिम पंचपदीय प्रणाली। देखिए परीक्षा में यदि आपको केवल ऐसे पूछे पंचपदीय प्रणाली तो ये अंतिम वाली ही मान्य होगी, लेकिन कभी कभी लेवल उठाकर के प्रश्न पूछा, आपसे पूछ ले प्रारंभिक पंचपदीय योजना, तो प्रारंभिक पंचपदीय योजना ये वाली कहलाएगी दोस्तों, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्था, तुलना और सामान्यीकरण। ये मैंने आपको इतनी डिटेल से इसलिए समझाया था क्योंकि एक टेट के अंदर है ना इतना लेवल वाला प्रश्न पूछ लिया था दोस्तों। ये पॉसिबल भी नहीं है कि रीट के अंदर आ जाएगा, लेकिन टेट के अंदर ये प्रश्न पूछ लिया था कि हर्बर्ट की प्रारंभिक पंचपदीय योजना में से निम्नलिखित में से कौन सा पद नहीं है। क्या प्रश्न पूछा था इन्होंने, हर्बर्ट की प्रारंभिक पंचपदीय योजना में निम्नलिखित में से कौन सा पद नहीं है। अब सारे बच्चों ने किताब में से यही पढ़ रखी थी, ये तो किसी को पता ही नहीं था कि भाई हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली निकलने के पीछे इतनी बड़ी कहानी है। सबको केवल यही पता था गुण और दोष याद कर लेते और खत्म हो गई। ये नहीं है दोस्तों, तो ना इन्होंने पूछ लिया भाई हर्बर्ट की प्रारंभिक पंचपदीय योजना में से कौन सा पद नहीं था। ऑप्शन क्या थे, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्था और प्रयोग। अब बालकों को यही याद था, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग, तो सब बच्चों ने दे दिया व्यवस्था तो था ही
नहीं, व्यवस्था तो जबरदस्ती दे रखा है। तो सबने उत्तर कौन सा सही कर दिया, वहां पे व्यवस्था को सही कर दिया। अरे दोस्तों व्यवस्था तो था, प्रारंभिक वाली में प्रयोग नहीं था, है ना, प्रारंभिक वाली में प्रयोग नहीं था और अंतिम वाली में व्यवस्था पद नहीं था, ये यहां पे घुमा दिया था। इसलिए मैंने इस पंचपदीय प्रणाली को थोड़ी डिटेल से और पढ़ा दिया आपको थोड़ा सा, इसलिए मैंने कहा ना ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए भी काम की है, क्योंकि उनके लेवल की भी है ये सारी की सारी चीजें, तो ये वहां से निकली है दोस्तों। ये आपको क्या होना चाहिए दोस्तों, यहां पे पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए कि हर्बर्ट के द्वारा पंचपदीय प्रणाली दी गई थी। तो पाठ योजना में हर्बर्ट के द्वारा पंचपदीय प्रणाली दी गई थी। ये पंचपदीय प्रणाली जो है ना दोस्तों, आपके भाषा शिक्षण के अंदर शिक्षण विधि का भी काम करती है, शिक्षण विधि भी दे रखी है हर्बर्ट की पंचपदीय विधि। तो वहां पे मैं आपको अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, यहीं से आप इसको क्या करना दोस्तों, डिटेल से पढ़ लेना, क्योंकि इसके गुण दोष भी मैं आपको बता रहा हूं। तो पाठ योजना में भी इसका योगदान क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा, और साथ साथ में विधि भी क्या है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि दोनों बातें सेम टू सेम है। तो यहां तक मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले विचारों की परिभाषा दी, फिर विचार कैसे आते हैं वो क्रम बताया, उसके आधार पर 4 पद दिए, उसके बाद में 5 सोपान दिए जो हर्बर्ट के पंचपदीय कहलाई। लेकिन जिलर और सलर ने मिलकर के स्पष्टता के स्थान पर जब प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण कर दिया अलग, तो 5 पद हो गए थे, फिर व्यवस्था को हटा दिया था और अंत में प्रयोग जोड़ दिया था, और ये वाली अंतिम पंचपदीय कहलाई थी। ये क्रम आपको पूरा का पूरा क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है। अब चलते हैं अपनी वापस पीपीटी के पीडीएफ के ऊपर। ये देखिए स्पष्टता, व्यवस्था, संबंध और विधि। ये देखिए स्पष्टता के स्थान पर प्रस्तावना एवं प्रस्तुतिकरण शिष्य, जिलर एवं सलर के द्वारा दिया गया। व्यवस्था, दूसरे नंबर पर व्यवस्था को क्या रखा, व्यवस्था को व्यवस्था ही रखा, व्यवस्था के अंदर कोई चेंजेस नहीं, व्यवस्था को हटा दिया गया, व्यवस्था को व्यवस्था ही रखा, व्यवस्था को कोई चेंजेस नहीं किया गया था। संबंध के स्थान पर तुलना कर दी, विधि के स्थान पर क्या कर दिया इन्होंने, सामान्यीकरण कर दिया। अब आगे देखते हैं, ये देखिए आगे वाले में देखिए, अब प्रस्तावना को देखिए प्रस्तावना ही रखा, प्रस्तुतिकरण को प्रस्तुतिकरण ही रखा, इस व्यवस्था को क्या कर दिया यहां से हटा दिया, तुलना आ गया, सामान्यीकरण का सामान्यीकरण, अंत में क्या आ गया आपका प्रयोग। यदि आपसे यह भी पूछ ले कि हर्बर्ट की पंचपदी योजना में सबसे अंत में जोड़ा गया पद कौन सा था, तो सबसे अंत में पद जोड़ा गया था उसका नाम था दोस्तों आपके प्रयोग, और सबसे पहला जो जोड़ा गया था उसका नाम था दोस्तों प्रस्तावना। तो ये आपको क्या रखना है दोस्तों, हल्का फुल्का इस विधि के बारे में याद रखना है। अब आइए इस विधि के अपन गुण और दोष भी पढ़ लेते हैं, ताकि अपन को पता चल जाएगा कि ये पूरी की पूरी विधि भी कंप्लीट हो जाएगी, और पाठ योजना के अंतर्गत हर्बर्ट का जो योगदान था वो भी यहां पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट, यानी एक पथ दो काज हो जाएंगे अपने। देखिए इसके गुण और दोष कौन कौन से हैं दोस्तों। हर्बर्ट पंचपदी के सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसके गुण कौन कौन से, हर्बर्ट पंचपदी के गुण कौन कौन से दोस्तों। तो सबसे पहला गुण है दोस्तों मनोवैज्ञानिकता। यह जो विधि है वो पूरी की पूरी कैसी है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक होने का मतलब ये गुणों के आधार पर चलती है, तथ्य के आधार पर चलती है, सिद्धांतों के आधार पर चलती है, नियमों के आधार पर चलती है, इसलिए अपन इसको क्या कह देंगे, इसके ये मनोवैज्ञानिक है। दूसरी, यह स्मृति पर आधारित शिक्षण है दोस्तों। ये याद रखना, ये पूछा गया प्रश्न है, पाठ योजना किस पर आधारित है, स्मृति पर या बोध पर। तो दोस्तों याद रखना भाई, स्मृति पर आधारित है, बोध पर आधारित नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक टाइम लिमिट होती है। जैसे आप कक्षा के अंदर हिंदी पढ़ा रहे हो, पर्यायवाची शब्द पढ़ा रहे हो, पढ़ाते पढ़ाते आपने सूर्य के पर्यायवाची शब्द बचाए, पूछे बच्चों से, पूछा कि भाई बच्चों से पर्यायवाची बताया कि सर सूर्य का पर्यायवाची है दिनकर। एक बच्चे ने आपसे पूछ लिया कि सर दिनकर क्यों कहते हैं सूर्य को, तब इसका उत्तर आप वहां नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, आप बाध्य हो, आपको जो पाठ है ना वो 40 मिनट में पूरा करना है। यदि आप उस बच्चे को उत्तर देते हो तो आपका 40 मिनट के अंदर वो पाठ पूरा नहीं हो पाएगा दोस्तों। ये आपको एक बात मतलब बंदी बना रखा है, स्वतंत्र नहीं है आप वहां पे, इसलिए ये स्मृति पर आधारित है। आप बच्चों को कहोगे बच्चा तू इस दिनकर का याद कर ले, है ना, अभी मैं तुझे ये नहीं बता सकता। तो याद रखना, पाठ योजना स्मृति पर आधारित है। हर्बर्ट की पाठ योजना भी स्मृति पर आधारित है, हर्बर्ट की विधि भी स्मृति पर आधारित है, बोध पर आधारित नहीं है, यानी कि समझने पर आधारित नहीं है, याद रखने पर आधारित है। फिर दोस्तों बात करें, इस विधि के अंदर आगमन और निगमन दोनों विधियों का प्रयोग होता है दोस्तों। आगमन और निगमन विधियों का प्रयोग होता है, यह सबको पता है कि हर्बर्ट की पंचपदीय विधि के अंदर आगमन और निगमन दोनों विधियों का प्रयोग होता है। लेकिन आप इस चीज को ज्यादा ध्यान रखना, प्रथम 4 पद यानी शुरू के जो 4 पद हैं कौन कौन से, एक तो आपके प्रस्तावना, एक आपका प्रस्तुतिकरण, और एक आपका तुलना, और एक आपका सामान्यीकरण। ये शुरू के जो 4 पद है ना, इन शुरू के 4 पद में तो होगी आपकी आगमन विधि। भाई शुरू के 4 पद में कौन सी विधि होगी, आपकी आगमन विधि होगी। और अंतिम पद जो है आपका कौन सा, प्रयोग वाला अंतिम पद, उसके अंदर कौन सी विधि होगी, आपकी निगमन विधि। अब लेवल उठा करके यदि आपसे प्रश्न पूछे कि हर्बर्ट की पंचपदी योजना में तुलना के अंतर्गत कौन सी विधि का प्रयोग अधिकांश होता है, आगमन विधि। प्रस्तावना में कौन सा होता है, आगमन विधि। प्रस्तुतिकरण में कौन सा होता है, आगमन विधि। सामान्यीकरण में कौन सा होता है, आगमन विधि। प्रयोग में कौन सा होता है, तो निगमन विधि। याद रखना अंतिम पद यानी कि प्रयोग के अंदर ही निगमन होगा, बाकी सबके अंदर कौन सा हो रहा है दोस्तों, आगमन हो रहा है। इतना इसके अंदर अतिरिक्त याद रखना, क्योंकि इतनी बात तो किताब में लिखी होगी, ये मैंने आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा बताइए।
इसके अंदर ये विधि क्रमबद्ध है, बिल्कुल एक निश्चित क्रम से चलती है। पहले आपको प्रस्तावना करना है, फिर प्रस्तुतिकरण करना है, फिर उद्देश्य कथन, फिर पहले प्रस्तावना करनी है, फिर उद्देश्य कथन करना है, फिर प्रस्तुतिकरण देना है, फिर बोध प्रश्न पूछने, तुलनात्मक प्रश्न पूछने, मूल्यांकन प्रश्न पूछने, ग्रह का ये सारा का सारा एक क्रम से चला होता है, एक क्रमबद्धता भी। यह संपूर्ण ज्ञान की इकाई है। क्या है दोस्तों? संपूर्ण ज्ञान की इकाई। संपूर्ण ज्ञान की इकाई कैसे है कि पहले जब पाठ योजना नहीं थी और टीचर को कक्षा के अंदर पढ़ाने के लिए जाता था, तो वो टीचर क्या करता था, ये किताब उठाई, बच्चे से किताब मांगी और सीधा क्या करता था, पढ़ाना स्टार्ट कर देता था। अब पढ़ाना स्टार्ट कर देता था, कोई उद्देश्य नहीं, कोई नियम नहीं है, एक दिन में वो पाठ क्या हो जाता, पूरा का पूरा खत्म हो जाता। लेकिन अब पाठ योजना आई है ना, अब उनको पाठ को छोटी छोटी इकाइयों में बांटना पड़ता है। एक पाठ को कम से कम 5 से 7 टुकड़ों में पढ़ाना पड़ता है, मतलब 7 दिन तक पढ़ाएगा। पहले जो पाठ एक दिन में खत्म हो रहा था, अब वो पाठ कितने दिन में खत्म होगा, 7 दिन में खत्म होगा। तो आप ही समझ लीजिए ना, एक तो एक दिन में और एक 7 दिन में। तो संपूर्ण ज्ञान की इकाई हुई कि नहीं हुई, क्योंकि पूरा टुकड़ा टुकड़ा में पढ़ा करके पूरा को बालक को पूरा का पूरा ज्ञान दिया जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं दोस्तों, यह संपूर्ण ज्ञान की इकाई है। ये क्या कहलाएंगे मोटे मोटे तौर पर दोस्तों, क्या कहलाएंगे, इसके गुण कहलाएंगे मनोवैज्ञानिकता, स्मृति पर आधारित आगमन निगमन विधियों का प्रयोग, क्रमबद्ध संपूर्ण ज्ञान की इकाई। देखिए हल्के फुल्के इसके दोष भी देख लेते हैं। ये इसके दोष है भाई, किसके दोष है, हर्बर्ट के। हर्बर्ट विधि के क्या कहलाएंगे दोस्तों, ये आपके दोष कहलाएंगे। क्या क्या दोष है? बोध निष्क्रिय, बिल्कुल ये समझने पर कम बल देती है, याद करने पर अधिक बल देती है। मैंने पहले ही बताई, स्मृति पर आधारित है, बिल्कुल सही है। यंत्रवत शिक्षक, बिल्कुल इसमें टीचर एक मशीन की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? एक मशीन की तरह। उनके अंदर एक टीचर के अंदर जो एक स्वतंत्रता जो है ना, उसका क्या हो जाता है दोस्तों, हनन हो जाता है। आप एक मशीन की तरह कक्षा के अंदर गए, उद्देश्य बनाए रखे थे, पहले प्रस्तावना के प्रश्न किए, फिर उद्देश्य कथन बोला, फिर प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन प्रश्न क्या पूछोगे ये भी आपको घर से बना करके ले जाना है, बोध प्रश्न क्या पूछोगे ये भी आपको घर से बना करके ले जाना है। तो यहाँ पे टीचर की कोई स्वतंत्रता नहीं होती, वो एक मशीन की तरह, एक स्विच की तरह काम करता है। बस जो टाइमिंग पे जो फिक्स है, फिक्स टाइमिंग के आधार पर उसको पूरा करना है। तो अध्यापक की स्वतंत्रता का हनन। वो बालक को उत्तर देना चाह रहा था कि दिनकर क्यों कहते हैं सूर्य को, लेकिन वो नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? इसी की वजह से। केवल संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देती। मैंने पहले ही कहा था गेस्टाल्टवादियों ने इसके ऊपर बल दिया था, और गेस्टाल्टवादी हमेशा ज्ञानात्मक पक्ष पर बल अधिक देते थे। तो यहां पे भी ये देखो, संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देती है। पाठ योजना केवल हर्बर्ट की जो पंचपदीय विधि है वो ज्ञानात्मक पक्ष के ऊपर अधिक बल देती है, क्रियात्मक और भावात्मक पक्ष के ऊपर कम बल देती है। रसास्वादन वाले पाठ के लिए अनुपयोगी। हिंदी के अंदर जो रसास्वादन वाले पाठ होते हैं, जिनको गाकर के पढ़ा जाता है, लय के साथ में पढ़ा जाता है, उसमें है ना किसका प्रयोग नहीं होता है, इस शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं, इस पाठ योजना का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? कि मान लीजिए मीरा के 4 पद पढ़ाने हैं आपको, उसमें क्या करना पड़ता है, उस पद को टीचर को गा करके पढ़ना पड़ता है। फिर पाठ पद में पढ़ाता है तो उसमें रसास्वादन वाले पाठ में आदर्श वाचन भी 2 बार करना पड़ता है। तो पहले करेगा, एक बार गाएगा, फिर दूसरी बार वापस करेगा, फिर बालक अनुकरण करेंगे, फिर वापस अध्यापक उसको समझाने के लिए तीसरी बार पढ़ेगा। अब क्या होगा दोस्तों, अब इसमें 3 या 4 बार ही उस पद को पढ़ लेंगे ना, तो 20 से 25 मिनट तो उसमें चले जाएंगे। तो बाकी की क्रिया कब करेंगे? प्रस्तावना कब करेगा अध्यापक, मूल्यांकन प्रश्न कब करेगा, तुलनात्मक प्रश्न कब करेगा, बोध प्रश्न कब पूछेगा, ये पॉसिबल भी नहीं हो पाता। इसीलिए ये रसास्वादन वाले पाठ में ये पाठ योजना हर्बर्ट की जो विधि है ये कम उपयोगी है। भूगोल, इतिहास, संगीत जैसे विषय में हर्बर्ट का जो सामान्यकरण वाला पद है ना, उसका कोई उपयोग नहीं होता दोस्तों, क्योंकि भूगोल के अंदर, इतिहास के अंदर, संगीत के अंदर किसी के साथ में किसी का सामान्यकरण नहीं कर सकते। जैसे आप महाराणा प्रताप पढ़ा रहे हो ना, महाराणा प्रताप ऐसे थे बता सकते हो, लेकिन आप ऐसे कभी नहीं बता सकते महाराणा प्रताप इसकी तरह थे, इसकी तरह थे, हमारी तरह थे या इनकी तरह थे, कभी नहीं कर सकते। तो ऐसे विषय में सामान्यकरण का कोई उपयोग नहीं होता। बालकों की रुचि को नजरअंदाज किया जाता है। बालकों की रुचि को क्या किया जाता है दोस्तों, इसके अंदर नजरअंदाज, बालक की रुचि का इसके अंदर कोई ध्यान नहीं रखा जाता। क्योंकि बालक ने पूछा था ना दिनकर, तो बाल अध्यापक ने क्या कहा, याद कर ले, बाद में बताऊंगा। बालक की रुचि का इससे अंदर कोई लेना देना नहीं है। अध्यापक अपने आधार पर पाठ योजना का निर्माण करते हैं। ये इसके क्या कहलाएंगे मोटे मोटे दोस्तों, दोष कहलाएंगे। तो पाठ योजना में हर्बर्ट का क्या योगदान था वो भी अपन ने पढ़ लिया। दूसरा, इसके गुण और दोष पढ़ लिया। इससे यह कंफर्म हो गया कि अपन जो गुण और दोष जो अपन ने पढ़ लिया, इससे यह कंफर्म हो गया कि भाई इस जो पंचपदी जो विधि कहलाएगी वो भी यहाँ पे क्या हो जाती है आपकी कंप्लीट। तो यहाँ पे 2 पदों काम है, हिंदी और संस्कृत के अंदर हर्बर्ट की पंचपदी विधि है वो भी यही है, और पाठ योजना के अंतर्गत जो हर्बर्ट का योगदान है ना दोस्तों वो भी यही है। तो पाठ योजना का भाग 1 भी यहाँ पे पूरा होता है, क्योंकि पाठ योजना इसके आगे की क्लास में पढ़ेंगे अपन। दूसरा, साथ में ये विधि भी यहाँ पे क्या होती है आपकी कंप्लीट हो जाती है। दोनों काम एक साथ में हो जाते हैं दोस्तों। याद रखना, यहाँ से रिलेटेड लगभग हर रीट में प्रश्न पूछा गया। 2-3 बार तो यही पूछा गया है कि हर्बर्ट की पंचपदीय का सही क्रम क्या है दोस्तों, मैंने सोपानों का सही क्रम क्या है, 2 बार प्रश्न तो यही पूछ लिया गया है। तो यहां से हर बार प्रश्न पुटअप होता है, तो हल्की सी जानकारी आपको यहां पे रखनी है। तो आशा करता हूं भाई यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, आपके स्क्रीनशॉट की बात रहती है यहां पे, तो मैं आपको हल्का हल्का सा ना सबका स्क्रीनशॉट दिला देता हूं। ये सबसे पहले तो ये ले लीजिए, क्योंकि यहीं से अपन ने स्टार्ट किया था।
ये पार्ट योजना का विचार वगैरह सब कुछ है। तो पहला स्क्रीनशॉट तो आप ये ले लीजिए ना। उसके बाद में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने सब एकदम पॉइंट टू पॉइंट बना रखे हैं, ये ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने प्रस्तावना वैसे ही क्रॉस कर दिया है ना, इसको हटा दिया गया था, प्रस्तावना को हटा दिया, ठीक है ना गुरुदेव। और उसके बाद में आता है आपका हर्बर्ट के गुण, ये गुण की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अंत में आता है आपका दोष, ये दोष का क्या ले लेना दोस्तों, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां पर। यकीनन दोस्तों यहां तक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को और अच्छे बनाए रखिए। और कोरोना महामारी जो इतनी भयानक चल रही है ना दोस्तों, उसके लिए भी आप क्या कीजिए, अपने आसपास भी स्वच्छता बनाए रखिए, मुंह पे मास्क रखिए, बाहर जाए तो पूरी की पूरी सावधानी रखिए, क्योंकि आपकी एक लापरवाही आपके और आपके परिवार के लिए बहुत बड़ी घातक हो सकती है दोस्तों। मैं भी इतने दिन के बाद आज बड़ी कोशिश के साथ, बड़ी सेफ्टी के साथ मैं स्टूडियो पे आकर के आपकी क्लासें ले रहा हूं। यकीनन यहाँ पे कोई नहीं, मैं अकेले के द्वारा क्लास रिकॉर्ड करके लेकर के जा रहा हूं, बहुत ध्यान रख रहा हूं। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को मजबूती देते रहिए। मिलते हैं अगली बार में अच्छी एक इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए दोस्तों आते रहते हैं।